हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू ए न्यू वीडियो सेशन बाय योर वेरी ओन संग्राम सर। जैसे हम लोग को चल रहा था पहले माउथ पार्ट, हैव कवर्ड माउथ पार्ट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। टुडे विल सी द जीआई ट्रैक्ट। अभी जीआई ट्रैक्ट माउथ के नीचे, ईसोफेगस तक तो हम लोग पढ़े थे। अभी ईसोफेगस के नीचे क्या हो रहा है अभी आज हम लोग देखेंगे। पहले से डायग्राम किया हुआ है, आपके सामने है। दिस इज द ईसोफेगस, दिस कम्स फ्रॉम द बकल कैविटी और फ्रॉम द ओरल कैविटी. This esophagus is connected to a bag-like structure called stomach. You know, let us discuss these things one by one. Suppose this is esophagus. This esophagus is a long tube of around 25 centimeter. And as you know, as I told you earlier also, this esophagus is having a thick outer wall that is called as, histologically if you see, it has a thick outer wall that is called as adventitia externa, because the food moves through this esophagus with the help of both peristalsis as well as voluntary action of our pharynx. So when the pharynx push the esophagus, push the food through this esophagus, it will move with a very high jerk. That's why to endure that jerk, that esophagus is become bit thicker, and it is the only organ which pass through this thoracic cavity and thoracic cavity as well as the abdominal cavity. esophagus जो है तुम्हारा thoracic cavity में से पास करके abdominal cavity तक आता है वो। सो ये इसका ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट होता है esophagus को, इसको thoracic esophagus कहते हैं, एंड इसका जो बिलो जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको एब्डोमिनल इसोफागस कहते हैं। तो इसोफागस यही हो गया, 25 सेंटीमीटर ट्यूब हो गया। एंड ये इसोफागस क्या है, इसमें क्या है, इट इज प्रोवाइड विथ गॉबलेट सेल्स। इसोफागस में गॉबलेट सेल्स होता है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करता है एंड स्लाइमी होता है, तो वो फूड को क्या है नीचे ट्रैवल करने के लिए हेल्प करता है। एंड ये इसोफागस का अपर 1/3 जो होता है इसमें कोई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता है, एंड जो लेट 2/3 जो रह गया, रेस्ट 2/3, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अभी तो हो गया हमारा इसोफागस का बात। अभी इसोफागस से फूड आ गया। अच्छा, और एक चीज इसोफागस के बारे में बता दूं, जो इसोफागस का जो लुमेन है, जो इसोफागस का लुमेन है वो एक्चुअली क्लोज रहता है। वो एक्चुअली दिस लुमेन इज ऑलवेज क्लोज्ड। व्हेन फूड एंटर, जब फूड पास करता है उसमें, तब वो लुमेन ओपन होता है। ठीक है ना। सो ये हो गया इसोफागस के बारे में। अभी इसोफागस कहाँ लीड किया, इसोफागस लीड इनटू ए पार्ट दैट इज स्टोमक। चलो अभी थोड़ा मैग्नीफाई व्यू करते हैं स्टोमक का, क्या है कैसा है। देखो स्टोमक का अगर मैग्नीफाई व्यू करेंगे तो ये हो गया इसोफागस, ये बड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर। चलो यार, मेरा डायग्राम इतना परफेक्ट नहीं होता है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये जो है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसोफागस के बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया स्टोमक। स्टोमक जो होता है बड़ा सा बैग होता है। इसका काम क्या होता है ना, फूड को स्टोर करना, फूड को ग्राइंड मतलब फूड को मिक्सअप करना, ऑल दोज थिंग्स हैपेंस इन द स्टोमक। तो ये स्टोमक का जो देखना 2 पार्ट होता है, एक बाहरी पार्ट होता है कन्वेक्स पार्ट होता है, और एक अंदर वाला कनकेव पार्ट होता है। जो बाहरी वाला कन्वेक्स पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर कर्वेचर, एंड जो अंदर वाला पार्ट होता है कनकेव वाला, इसको बोलते हैं हम लोग लेसर कर्वेचर। ठीक है ना। ये स्टोमक जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट और अहम पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। एंड याद रखना, स्टोमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो होता है स्टोमक होता है। एंड ये स्टोमक में फूड आके 3 से 4 घंटा, डिपेंड करता है कौन सा फूड है, बट एटलीस्ट ऑन एवरेज 3 से 4 घंटा 5 घंटा तक फूड इसमें रहता है, फूड उसमें डाइजेशन होता है। एंड इसीलिए स्टोमक में क्या होता है, जैसे हिस्टोलॉजी में आप लोग को बताया था, एक एक्स्ट्रा लेयर दिया हुआ रहता है, एक्स्ट्रा लेयर, एक्स्ट्रा मस्कुलर लेयर उसमें रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओब्लिक मसल्स बोलते हैं। तो स्टोमक को कंट्रक्शन में वो हेल्प करता है और फूड मिक्सिंग में हेल्प करता है। तो ये हो गया स्टोमक। अच्छा, ये स्टोमक जो है ऐसे झूल के नहीं रह रहा है, ऐसा नहीं कि स्टोमक ऐसे झूला हुआ है, ऐसा थोड़ी ऐसे झूला हुआ है। हम पलटी मारते हैं, कोई शीर्षासन करते हैं तो स्टोमक तो फिर नीचे आ जाएगा। तो ये स्टोमक भी तो अटैच होकर रहता है ना बॉडी के साथ में। तो ये जो स्टोमक होता है ये बॉडी के साथ में अटैच होकर, डोर्सल बॉडी वॉल के साथ में अटैच होकर रहता है थ्रू पेरिटोनियम। जैसे थ्रू पेरिटोनियम, थ्रू पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है डोर्सल बॉडी के साथ अटैच होकर रहता है। जो कन्वेक्स साइड में जो पेरिटोनियम अटैच होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर ओमेंटम,
एंड जो इस तरह में जो पेरिटोनियम आर्टरीज होता है उसको बोलते हैं हम लोग लेसर ओमेंटम। हो गया ग्रेटर ओमेंटम और ये हो गया लेसर ओमेंटम, ठीक है ना। तो ये हो गया सारा चीज स्टोमक का अटैचमेंट, उसका पोजीशन ये सब हो गया। एंड स्टोमक का अगर हम लोग इंटरनली देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डेड होकर रहता है इंटरनली, जिसको हम लोग रुगे बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हो गया स्टोमक का पार्ट। अभी इसमें देखेंगे क्या क्या पार्ट्स है इसका। अगर देखेंगे स्टोमक का, ये डिवाइड होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट होता है, ये पोर्शन जो स्टोमक का होता है ना, ये जो पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज कार्डियक स्टोमक। कार्डियक स्टोमक। क्यों इसमें कार्डियक स्टोमक बोलते हैं बच्चों? देखो कार्डियक स्टोमक इसलिए बोलते हैं, देखो ये जो है ना, ये क्या है, डायफ्रागम है। अपना डायफ्रागम का नीचे जो स्टोमक है, और ये जो स्टोमक है यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग का जो हार्ट जो होता है ना, यहाँ पे ही हार्ट होता है। तो हार्ट का पास में ही ये वाला पोर्शन रहता है। मान लो थोड़ा सा इसको ऐसे भी अगर करेंगे तो ऐसे ही जाता है स्टोमक। तो ये हार्ट वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन जो है ये हार्ट का नीचे जस्ट रहता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कार्डियक स्टोमक बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है कार्डियक स्टोमक बोलते हैं। एंड ये कार्डियक स्टोमक जो है, इसका इसोफेगस और कार्डियक स्टोमक, इसका बीच में एक स्पिंक्टर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर बोलते हैं। वी कॉल इट एज कार्डियक स्पिंक्टर। कभी कभी इसको हम लोग गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर भी बोलते हैं। कार्डियक स्पिंक्टर बोल सकते हैं, और इसको हम लोग गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये स्पिंक्टर क्यों रहता है? ये स्पिंक्टर इसीलिए रहता है ताकि जो फूड स्टोमक में चले जाए, तो ये फूड क्या होता है, स्टोमक में एसिड के साथ मिक्सअप हो जाता है। तो एक बार एसिड के साथ मिक्सअप हो गया ना, फिर ऊपर ना आ जाए। फिर अगर ऊपर रिवर्स आ गया तो क्या होगा, वो पूरा जो इसोफेगस है वो पूरा जलेगा तुम लोग का, पर एसिड मिला हुआ रहेगा। कभी कभी क्या होता है ना, रिगर्जिटेशन हो जाता है, मतलब कभी कभी डिसफंक्शन ऑफ दिस स्पिंक्टर हो जाता है। स्पिंक्टर कभी कभी फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है, तो फूड जो होता है रिगर्जिटेशन हो जाता है, बाहर निकल आता है। तो जब रिगर्जिटेशन होता है ना, तो वो पूरा इसोफेगस हो गया नाजल चैम्बर में, नाक से निकल। कभी देखना, कभी राइस वगैरह कभी खाने का टाइम में, कभी मील वगैरह खाने का टाइम में कुछ मतलब देखना क्या होता है, कभी कभी रिटर्न मतलब ऐसे जैसे वोमिटिंग तो नहीं बोल सकते, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस जैसा होता है, उसमें क्या होता है, रिगर्जिटेशन होता है। या फिर खाना खाने के बाद में बहुत कुछ एसिडिक फूड खा लिया, देखना कभी सोते हुए क्या होता है ना, लगता है जैसे कुछ निकल के आ गया अपना नाजल चैम्बर में आ गया, और नाक वगैरह जो होता है जलने लगता है। तो क्या होता है ना, जो स्टोमक का फूड जो होता है, जो कंटेंट होता है, वो यहाँ चला जाता है बिकॉज ऑफ द डिसफंक्शन ऑफ द कार्डियक स्पिंक्टर, ठीक है ना। एंड ये ज़्यादातर ये बच्चों का ये जो कार्डियक स्पिंक्टर होता है ज़्यादा डेवलप नहीं होता, थोड़ा कम डेवलप होता है, इसलिए बच्चों में ज़्यादा रिगर्जिटेशन होता है, ठीक है। ये कार्डियक स्पिंक्टर हो गया, कार्डियक एंड हो गया। ये जो पार्ट हो गया स्टोमक का, ये पार्ट हो गया फंडस। इसको हम लोग बोलेंगे फंडस पार्ट बोलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखना कभी कभी तुम्हारा मैक्सिमम टाइम पूछता है, नॉट कभी कभी, बहुत टाइम पूछता है कि ये फंडस पार्ट में एक्चुअली क्या रहता है। देखना ये अगर बैग होता है तो फंडस में क्या रहेगा ना, जितना स्टोमक में गैस बनता है, जितना स्टोमक में सब गैस बनता है, फ्री रेडिकल्स बनता है, ये सब यहीं पे रहता है। इसीलिए देखना कार्डियक पेन जो होता है ना, हमको लगता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों? देखो ये फंडस पार्ट है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे जाके फंडस में जो फ्री रेडिकल्स टकराता है, यहाँ गैसेस वगैरह भरा हुआ रहता है, तो यहाँ ब्लोटिंग होता है, फूल का रहता है। तो ये डायफ्रागम का थ्रू, डायफ्रागम ऊपर हार्ट रहता है, तो हार्ट को ऐसे पिन जैसे हार्ट को मारता है, तो हमको लगता है हार्ट में कुछ पिनिंग पेन होता है, हमको लगता है कि अभी हार्ट में पेन हो रहा है, लेकिन वो क्या होता है, वो एसिड के चलते ये वाला पेन होता है। देखना बहुत सारा ये में तुम देखना कोई एग्जाम्पल होगा, लगता है हार्ट पेन होगा, तो डॉक्टर बोला कि नहीं ये हाइपर एसिडिटी हो गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है ना, ये जो फंडस एरिया में गैस जमा हो जाता है और फ्री रेडिकल जमा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो पिन मारता है तो इसमें हार्ट पेन जैसा एक सेंसेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया फंडस पार्ट। और दूसरा चीज याद रखना, फंडस पार्ट क्या है, ये फंडस पार्ट ऑफ द स्टोमक जो है ना, ये क्या सेक्रेट करता है ना, ये तुम्हारा HCl एंड एंजाइम सेक्रेट करता है, ताकि यहीं से सेक्रेट होगा, तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिरेगा सब, तो ये सब एंजाइम वगैरह जो सब सेक्रेट करता है, ताकि ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो जितना HCl होता है, एंजाइम होता है, वो मेजॉरिटी क्या होता है ना, फंडस पार्ट ऑफ द स्टोमक से सेक्रेट होता है। फिर देखना ये मेजर पार्ट ऑफ द स्टोमक जो है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। स्टोमक का पार्ट जो है, मैं इसको ब्लू कलर में लिख रहा हूँ, सो दैट ये फंडस हो गया, ये तुम्हारा कार्डियक हो गया, कार्डियक स्टोमक हो गया, ये ब्लू कलर में सर्कल कर दिया, कार्डियक स्टोमक हो गया, ये फंडस हो गया, ये तुम्हारा हो गया बॉडी। बॉडी में क्या होता है, स्टोमक जनरली क्या करता है ना, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्टोमक इज कवर्ड बाय बॉडी। बॉडी में क्या होता है, तुम्हारा मिक्सअप होता है, पूरा फूड जो होता है मिक्सअप होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन होता है बेसिकली।
फिर लास्टली जो पार्ट स्टोमक होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्टोमक, पाइलोरिक स्टोमक बोलते हैं, ठीक है। सो ये पाइलोरिक स्टोमक, पाइलोरिक स्टोमक जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट में एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग पाइलोरस, और पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं, पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं, और एक जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। ये पाइलोरिक स्टोमक जो है आजकल इसको हम लोग पाइलोरिक स्टोमक बोलते हैं, पहले इसको ओके दिस पाइलोरिक स्टोमक। तो पाइलोरिक स्टोमक जो है इसमें क्या है ना, पाइलोरिक एंट्रम होता है, ये मतलब जो एक स्वेलिंग पोर्शन होता है ये पाइलोरिक एंट्रम होता है, और इसका जो एक नैरो एंड होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। सो यहाँ से पाइलोरिक कैनाल है, ये पाइलोरिक कैनाल से फिर क्या होता है ना, यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा डिओडेनम, यहाँ से शुरू होता है एक सी शेप स्ट्रक्चर शुरू होता है, इसको बोलते हैं डिओडेनम, ये इसको बोलते हैं हम लोग डिओडेनम, जो यहाँ वहाँ पे दिखाया गया है ये वाला पोर्शन डिओडेनम। सो जो डिओडेनम है ये सी शेप स्ट्रक्चर, ये स्टोमक से निकलता है, एंड ये डिओडेनम और ये पाइलोरिक स्टोमक, यहाँ पे भी एक स्पिंक्टर होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। इसका मतलब जो खाना स्टोमक से निकल के डिओडेनम में आ गया वो खाना फिर रिवर्स नहीं जाएगा स्टोमक में, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, स्टोमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, करीब करीब 1.5 से 2 pH होता है स्टोमक का अंदर, एंड डिओडेनम में जनरली क्या होता है तुम्हारा pH होता है 8.4 के करीब होता है, मतलब अल्कलाइन मीडियम होता है। तो खाना अगर रिवर्स चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से वन वे खाना वन वे आता है, यहाँ पे कहाँ पे डिओडेनम में आता है, रिवर्स नहीं जाता है। बट कभी कभी कुछ बच्चों में क्या होता है ना, छोटा जो बच्चे इन्फेंट्स होते हैं उनमें पाइलोरिक स्फिंक्टर काम नहीं करता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पाइलोरोस्पाज्म। पाइलोरोस्पाज्म होता है तो उनका खाना डिओडेनम से भी निकल के बाहर आ जाता है, स्टोमक होके ओइसोफेगस होके बाहर आ जाता है। बट यूजुअली इन एडल्ट जो होता है पाइलोरोस्पाज्म नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर गया इधर डिओडेनम हो गया, फिर डिओडेनम से क्या होगा तुम्हारा, ये डिओडेनम से जाके फिर मान लो यहाँ पे देखते हैं डिओडेनम सी शेप स्ट्रक्चर है, अभी डिओडेनम क्या करेगा, इट लीड्स टू द जेजनम एंड इलियम। तो ये हो गया स्टोमक। स्टोमक के बाद में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है, पहला आता है तुम्हारा डिओडेनम आता है पहला स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर तुम्हारा आता है जेजनम, फिर आता है इलियम। ये हो गया तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। अच्छा, डिओडेनम जेजनम इलियम में डिफरेंस क्या है ना, देखो डिओडेनम जो है ये सिर्फ 25 सेंटीमीटर है, एंड तुम्हारा जो जेजनम है ये अराउंड 2.3 मीटर है, 2.5 करीब 2.5 मीटर, एंड इलियम जो है 3.5 मीटर है। अब अच्छा, ये डिओडेनम जेजनम और इलियम में डिफरेंस क्या है ना, डिओडेनम जो है यहाँ पे मेजर डाइजेशन होता है, क्योंकि देखो डिओडेनम जो है ना यहाँ पे लीवर अपना जूस देता है, और बाइल जूस जो निकलता है लीवर से, लीवर होके फिर वो गल ब्लैडर होके वहाँ से बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस फिर ये पैंक्रियास अपना जूस देता है, तो बाइल जूस पैंक्रेटिक जूस मिला के इसको बोलते हैं हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट बोलते हैं, वहाँ से बाइल और पैंक्रेटिक जूस दोनों डिओडेनम में आता है। तो मेजोरिटी ऑफ डाइजेशन जो होता है ना डिओडेनम में होता है, जो मेजोरिटी ऑफ डाइजेशन होता है सारा चीज़ का, स्टार्च का भी होता है, अभी फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्च का भी होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, और फैट का भी होता है, सारे डाइजेशन होता है डिओडेनम में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर देखना है, अगर पूछे क्वेश्चन, तो मेजोरिटी ऑफ डाइजेशन कहाँ पे होता है ना, मेजोरिटी ऑफ डाइजेशन क्या होता है, डिओडेनम में होता है, ठीक है। फिर डिओडेनम का बाद में क्या होता है, जो खाना होता है वो खाना जाता है कहाँ पे, जेजनम में। जेजनम में भी डाइजेशन होता है, ऐसा नहीं कि जेजनम में डाइजेशन नहीं होता है, जेजनम में भी डाइजेशन होता है, फिर इलियम में जाता है, वहाँ पे भी इलियम में भी डाइजेशन होता है। एंड याद रखना जेजनम एंड इलियम जो दो है, दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सबसे लंबा है इलियम, फिर उससे छोटा है जेजनम। तो ये लोग क्या है, यहाँ पे ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ पे ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन होता है, खास करके जेजनम में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होता है दैन दैट ऑफ द इलियम एंड डिओडेनम। तो याद रखना, तीन चीज़ याद रखना, डिओडेनम में ज़्यादा डाइजेशन होता है, जेजनम में ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। एंड में ओवरऑल अगर देखोगे तो एक कभी कभी पूछता है एक क्वेश्चन, कहाँ पे ज़्यादा वाटर ऑब्जर्वेशन होता है, तो देखना उसका भी आंसर वही होगा, वाटर ऑब्जर्वेशन तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि वाटर ऑब्जर्वेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ज़्यादा, बट नो,
मेजॉरिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम जो होता है उसमें मेजॉरिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। चलो वो एब्जॉर्प्शन का पार्ट में उसको और डिटेल पढ़ेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम हो गया सिंपल स्ट्रक्चर, कॉइल स्ट्रक्चर। ड्यूोडेनम थोड़ा चौड़ा होता है, जेजुनम और थोड़ा कम चौड़ा, जेजुनम करीब करीब 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, फिर तुम्हारा इलियम करीब करीब 3.5 सेंटीमीटर का चौड़ा होता है, एंड ड्यूोडेनम थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। अभी ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम हो गया। अभी इलियम क्या करता है, ओपन करता है, एक 6 से 8 सेंटीमीटर एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर में ओपन करता है, एंड ये पाउच को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग सिक्कम, इसको बोलते हैं सिक्कम। एंड ये पाउच जो होता है उसका एक एंड में एक फिंगर जैसा कुछ स्ट्रक्चर निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और इसको हम लोग खाली अपेंडिक्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब देखना, तुम्हारा जो इलियम हो गया, इलियम लीड्स किया सिक्कम को, सिक्कम में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, एंड ये इलियम और सिक्कम जो है इसका बीच में भी एक स्पिंक्टर है, और यू कैन से एक वॉल्व है, इसको हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व, इलियोसिकल वॉल्व, ताकि खाना जो है फिर सिक्कम से फिर इलियम में रिटर्न ना जाए। तो ये एक वॉल्व है, इसको बोलते हैं हम लोग इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है। तो फिर इलियोसिकल वॉल्व से खाना फिर इधर आ गया, तो ये सिक्कम है, सिक्कम से फिर निकला हुआ है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देखो हम लोग का जो सिक्कम है इसका रोल बहुत कम है, तो सिक्कम हम बहुत छोटा है, और उसमें जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ना वो वेस्टिजियल है, कोई काम का ही है नहीं, उल्टा हम लोग को नुकसान करता है। कभी उसमें खाना वाना चला गया तो कुछ हो गया तो फिर वो स्वेलिंग हो जाता है, या फिर इन्फेक्शन होने से स्वेलिंग हो जाता है, तो फिर इसको फिर काट के मतलब ऑपरेट करके निकालना पड़ता है फिर हम लोग को। इसलिए देखना, कभी डॉक्टर अगर कोई दूसरा चीज़ के लिए अगर ऑपरेशन किया हुआ रहता है, मान लो कभी एब्डोमेन को डॉक्टर खोला हुआ है, कभी एब्डोमेन को खोला हुआ है, चाहे किडनी के लिए हो या फिर दूसरा कोई चीज़ के लिए, या गल ब्लैडर के लिए खोला हुआ है, तो डॉक्टर एक्चुअली 2 चीज़ को निकाल देते हैं। किसको? पहला अगर अपेंडिक्स है उसको, दूसरा है तुम्हारा गल ब्लैडर, क्योंकि ये 2 चीज़ जो होता है ना ये वेस्टिजियल होता है। मतलब गल ब्लैडर तो वेस्टिजियल नहीं होता है, बट स्टिल गल ब्लैडर में क्या होता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते हैं गल ब्लैडर में ज़्यादा स्टोन्स होने का चांस रहता है, वो सब रहता है। इसलिए कभी भी एब्डोमेन अगर डॉक्टर खोलता है दूसरा कोई कारण के लिए, तो ये लोग क्या करता है ना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तो पक्का निकाल देता है, एंड गल ब्लैडर में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको भी निकाल देता है। कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होते हुए भी गल ब्लैडर को भी निकाल देता है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, बाद में एक बार फिर ऑपरेट करना ना पड़े, ठीक है। तो ये इस तरह का चीज़ है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कोई हमारा काम का नहीं है। लेकिन जो रूमिनेट्स है ये लोग के लिए इस सिक्कम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वहाँ पे क्या होता है ना, एक जो बैक्टीरिया होता है रूमिनोकोकस करके वो रहता है, जो कि तुम्हारा फर्मेंटेशन और सेलुलोजाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारा ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। फिर आ गया लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये वाइड इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। देखना ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो टोटल हो गया ना हम लोग का, पूरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसका लेंथ हम देखे हम लोग कितना, करीब करीब देखो ये 3.5, वो हो गया 4.5 और 0.25, करीब करीब ये हो गया 6.25 मीटर, बट लार्ज इंटेस्टाइन इज ओनली अबाउट 1.5 मीटर। फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों हम लोग बोलते हैं? जब स्मॉल इंटेस्टाइन इतना बड़ा है, लंबा है, लार्ज इंटेस्टाइन उससे कंपैरेटिवली छोटा है, तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये चौड़ा ज़्यादा है, इसका जो विड्थ जो है वो ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो सिक्कम से, एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन सिक्कम से ही स्टार्ट होता है, तो सिक्कम हो गया पहला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का। इसका बाद में आ गया कोलन, सिक्कम का बाद में आ गया कोलन। देखना एक कोलन जो होता है उसका 3 पार्ट होता है। देखना, एक चढ़ता है जैसे ऊपर क्लाइंब कर रहा है, एक कोलन जो है ऊपर क्लाइंब कर रहा है, एक कोलन सीधा जा रहा है, एक कोलन डिसेंड कर रहा है, नीचे डाउन डिसेंड कर रहा है। इस हिसाब से जो कोलन का नाम रहता है, असेंडिंग कोलन इसको बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, सीधा ट्रांसवर्स में है, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, एंड लास्ट में एक कोलन है, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मोइड कोलन। ये वाला पोर्शन को बोलते हैं सिग्मोइड कोलन, ठीक है। इसको सिग्मोइड कोलन बोलते हैं, और इसको पेल्विक कोलन भी बोलते हैं। एंड ये सिग्मोइड कोलन जो होता है, याद रखना पूरा लास्ट में होता है, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, जो फीकल मैटर फंस जाता है, ठीक है, तो फिर इसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है डॉक्टर लोग को। फीकल मैटर फंस जाता है तो ये कोलन को पूरा ट्रैक्ट को जाम कर देता है, तो फिर डिफिकेशन होने में प्रॉब्लम होता है। तो ये कभी कभी होता है, तो फिर ऑपरेट करके यहाँ से जो स्टूल वगैरह जो होता है उसको निकाला जाता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कोलन का पार्ट। कोलन में एक गौर करने वाला चीज़ ये है, कोलन जो है, कोलन हो गया, कोलन में गौर करने वाला चीज़ क्या है, देखो ये कोलन का वाल जो है ना, उसमें बहुत सारे पाउच जैसे स्ट्रक्चर से,
ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग होस्ट्रा, ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग होस्ट्रा। ये बहुत सारे होस्ट्रा है, वो पाउच जैसा कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर है। वो क्या करता है ना, वो एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करता है। जैसे विलाई इंटरनली एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करता है, ये एक्सटर्नली क्या होता है ना, एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करता है। एंड देखना ये तुम्हारा कोलन में बहुत सारे वाटर ऑब्जर्व होता है एंड कुछ क्या बोलते हैं, कुछ सॉल्ट्स वगैरह भी उसमें ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कोलन। एंड कोलन का पूरा एंटायर लेंथ में देखना है, ये चाहे वो असेंडिंग कोलन हो, चाहे ये ट्रांसवर्स कोलन हो, चाहे डिसेंडिंग कोलन हो, पूरा एंटायर लेंथ में देखना 3 ठो मस्कुलर बैंड्स उसका ऊपर में जाता है। 3 मसल बैंड्स आर रनिंग ओवर द कोलन, जो कि कोलन को और स्ट्रेंथनिंग करता है और इसको स्ट्रेंथ देता है। एंड दिस बैंड्स आर कॉल्ड एज टैनिए, TAENEAE, they are called taniae. Taniae are the muscular bands running through the entire length of the colon, जो कि कोलन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, कोलन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो इसका बाद कोलन का बाद आ गया, फिर और एक स्ट्रक्चर आ गया रेक्टम। रेक्टम जो है वो करीब करीब 20 सेंटीमीटर का, 20-25 सेंटीमीटर का है। ये क्या करता है ना, बेसिकली फीकल मैटर को स्टोर करता है। इट स्टोर द फीकल मैटर। ठीक है ना, जो फीकल मैटर आ गया वो रेक्टम में स्टोर हो गया। फिर रेक्टम का बाद आता है एक छोटा सा कैनाल, 2 to 3 सेंटीमीटर कैनाल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनाल कैनाल, जिसको हम लोग बोलते हैं एनाल कैनाल। फिर आता है हम लोग का फाइनली एनस। एंड एनस इज प्रोवाइडेड विथ 2 टाइप ऑफ स्पिंक्टर, एक इंटरनल स्पिंक्टर, एक एक्सटर्नल स्पिंक्टर। तो इंटरनल स्पिंक्टर जो होता है वो होता है तुम्हारा इनवॉल्यूंटरी होता है, वो होता है इनवॉल्यूंटरी। एंड जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है वो होता है वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी इसीलिए होता है क्योंकि अगर एक्सटर्नल स्पिंक्टर इनवॉल्यूंटरी रहेगा तो हम लोग का कहीं भी डिफिकेशन दिन भर होता रहेगा। तो स्टूल जो है, जो फीकल मैटर, वो स्टोर होकर रहता है। जब हम चाहेंगे तो एक्सटर्नल स्पिंक्टर को खोलेंगे, जब हम लोग टॉयलेट जाएंगे वी ओपन द एक्सटर्नल स्पिंक्टर, देन ओनली दैट डिफिकेशन विल प्रोसेस। ठीक है ना। बच्चों का क्या होता है, छोटा छोटा बच्चों का देखना, उनका टॉयलेट जाने का टाइम नहीं होता, जब मर्जी तब करता रहता है। कैसे ना, उनका जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर है, जो एनल स्पिंक्टर है, वो क्या होता है ना, डेवलप नहीं होता है। वो एनल स्पिंक्टर जो होता है वो मतलब उसको, वो भी ऑटोनोमिक जैसा होता है, मतलब उसको जो क्या बोलते हैं, ये वॉलंटरी डेवलपमेंट उसमें हुआ नहीं रहता है। धीरे धीरे वो वॉलंटरी डेवलपमेंट होता है। जब तक वॉलंटरी डेवलपमेंट नहीं होता है, वो इनवॉलंटरी होता है, वो अपने आप खुल जाता है। दिन भर कितना बार, कई बार खुल जाता है, तो कई बार ये लोग का जो है डिफिकेशन बच्चों में हो जाता है। ठीक है। और एक चीज़ हम लोग एनस में देखेंगे और एनल कैनल में। एनल कैनल में देखना है एक वेन होता है, जो वेन क्या होता है, ये वेन जो होता है एनल कैनल में, वेन इन द एनल कैनल, ये स्वेल हो जाता है, जिसको हम लोग पाइल्स बोलते हैं। ठीक है। और इसको टेक्निकल टर्म में हीमोरॉइड्स बोलते हैं, हीमोरॉइड्स और पाइल्स बोलते हैं। सो दिस इज एनल कैनाल। तो पाइल्स हो जाने से क्या होता है, ये एनल कैनाल जो होता है ब्लॉक हो जाता है एंड प्रॉब्लम होता है डिफिकेशन में। एंड ये पाइल्स कभी कभी ब्लीडिंग भी करता है, कभी कभी वहाँ से ब्लड भी निकलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एलिमेंट्री कैनाल और जीआई ट्रैक्ट। ठीक है ना। अभी उसका बाद में हम लोग देखेंगे ग्लैंड्स, क्या क्या ग्लैंड। जैसे यहाँ पे देखो लीवर एक ग्लैंड दिखा है, पैंक्रियास एक ग्लैंड दिखा है, लेकिन उसका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या ग्लैंड्स है। ठीक है। ओके देन, सी यू।